हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखो, आज हम लोग एमएड की स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ से, यानी कि एमएड जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें क्या क्या आता है, पेपर कैसा होता है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आज से एमएड के लिए क्लास स्टार्ट हो रही हैं। जितने भी एमएड के स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें देख सकते हैं। एमएड में पेपर कैसा कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे होंगे, वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आप जानते हो कि एमएड जो है वो 2 साल का प्रोग्राम है पूरा। ठीक है, 2 साल का है, लेकिन इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। ओके, क्योंकि ये 2 ईयर के लिए, तो इसमें 4 सेमेस्टर हर 6 महीने पर पेपर इसमें होते हैं। ठीक है, इसलिए 4 बार इसमें पेपर होंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर को फ़िलहाल, क्योंकि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर को हम लोग देख रहे हैं। एमएड के सिलेबस को हम पहले यहाँ पर पूरी तरह से क्लैरिफाई कर चुके हैं, पूरी तरह से आपको समझा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होगी, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं देखोगे तब तक आपको कोई समझ में नहीं आना है। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एमएड का सिलेबस देखना है। तो देखो, ये जो सिलेबस है ना एमएड का, इसमें ये फर्स्ट सेमेस्टर का सारा चीज़ लिखी हुई है, फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया था, एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। 4 पेपर होते हैं, तो इन चारों पेपर में से हम आपको पहला पेपर अब स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा पेपर? हम चारों सेमेस्टर में से जो पहला सेमेस्टर है, पहले सेमेस्टर का पेपर 101 स्टार्ट आज से हम कर रहे हैं। ओके, आपने ध्यान से पढ़ा तो आपको एमएड करने में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी, आप बहुत अच्छी तरह से कर ले जाओगे। तो ये जो है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इस वाले पेपर को हम लोग पहले ले रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के पहले पेपर को। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो श्री गणेश करते हैं, भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला पेपर है ये 101। ये देखिए, ये हम आपको पहले दिखा ही चुके थे, इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लेने वाले हैं। तो 101 जो पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का, तो इसमें हम ये जो है देखिए, साइकोलॉजी एंड इट्स नेचर, ये साइकोलॉजी एंड इट्स नेचर, इसको हम आज देखेंगे। इसका भी ये वाला पार्ट जो ए नंबर का है, ए, इसको हम आज देखेंगे। धीरे धीरे करके आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, आप पूरे टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ जाओगे, फिर आपके जब एग्ज़ाम आएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। ओके, तो हम लोग आज देखेंगे किसको, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर को, फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, पेपर 101, उसकी जो पहला यूनिट है, पहले साइकोलॉजी एंड इट्स नेचर के फर्स्ट टॉपिक को। ठीक है, इसको आज हम देखेंगे, फिर हम कल देखेंगे इसको, फिर उसके बाद देखेंगे इसको। ऐसे एक एक करके हम सारा चीज़ देखेंगे, और असाइनमेंट की भी तैयारी हम लोग करेंगे। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, ये एमएड का इस फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, आप देख लेना। आपको पूरा सिलेबस हमने बता ही दिया था, नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा इसी चैनल पे, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। ठीक है, आज देखिए, आज ये कुछ जो आपको दिखा, आज आप देख रहे हो बार बार कभी कुछ आ जा रहा है, कभी इसमें कुछ आ जा रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है कि आज ये जो वीडियो बन रहा है ना, ये टैबलेट से बनाया जा रहा है। अभी तक आपके लिए वीडियो जो बन रहे थे वो फ़ोन से बन रहे थे। पता है कौन से फ़ोन से बना रहे थे? हम दिखाते हैं आपको। अभी तक आपके लिए जो वीडियो बन रहे थे वो इस वाले फ़ोन से बनाए जा रहे थे, इससे लेकिन आज हमने सोचा कि अब टैबलेट का भी शुभारंभ कर ही देना चाहिए। तो आज ये जो वीडियो बन रहा है वो टैबलेट से बनाया जा रहा है, इसलिए कभी कोई फ़ोटो आ जाती है, कभी चली जाती है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आज से शुभारंभ कर रहे हैं टैबलेट का, क्योंकि एमएड को स्टार्ट करें तो हमने सोचा कि एमएड की शुरुआत टैबलेट से की जाए, क्योंकि पहले बीएड था तो फ़ोन से काम चला दिया, अब थोड़ा बड़ी पदवी हो गई है तो अब एमएड में आ गए हैं, तो अब एमएड के लिए टैबलेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आज टैबलेट से वीडियो बनाई जा रही है। अच्छा, आप लोग पूरी तरह ध्यान से सुनना है इसको, और हमें ये ज़रूर बता देना कि आवाज़ इससे क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये पहली वीडियो है जो टैबलेट से बनाई जा रही है। ओके, चलो चलते हैं। जो हमने आपको बताया कि अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर का भी जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, चलें फिर, चलिए चलते हैं। तो देखिए, ये है आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, ये है आपका पाठ्यक्रम, ये आपका सिलेबस, हमने इसमें निशान लगा दिया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। आपकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, साइकोलॉजी
अब साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, इसका नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है साइकोलॉजी और एजुकेशन में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, इसने क्या योगदान दिया है, मनोविज्ञान ने क्या योगदान दिया शिक्षा में। तो ये वाला टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं, और फिर एक एक करके हम ये सारे टॉपिक्स करेंगे। आपके टोटल 4 पेपर हैं, चारों पेपर को हम लोग इस तरह धीरे धीरे करके देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो भैया बैठे रहो ऐसे, फिर हमको तो पता नहीं कैसे होगा, लेकिन हमने कोशिश की है कि आप समझ जाओ, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक बात और, वीडियो आपको सही लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, चलते हैं। एमएड की ये क्लासेस मुख्य रूप से आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई हैं, ठीक है, मुख्य रूप से ताकि आपको परेशानी ना हो। आपके पास यदि किताब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यहाँ पूरा सिलेबस देख पाओगे, पूरा कोर्स यहाँ देख पाओगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। आपको पूरे नोट्स यहाँ मिल जाएंगे, आपको कहीं दुकान पर से ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो कुछ बच्चों के पास नोट्स अभी तक नहीं हैं, और तो और दुकानों पर नोट्स अभी तक आए भी नहीं हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एमएड की क्लासेस स्टार्ट की जाए। कुछ बच्चे कह भी रहते हैं कि क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, एमएड का कोर्स कहीं किसी भी जगह नहीं है। तो हमने सोचा कि पहले एमएड का स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपको कहीं कोई परेशानी ना हो, आप आराम से यहाँ पढ़ सको, किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरा आपको क्लियर नज़र आएगा, टेंशन लेना मत, बस धैर्य के साथ पढ़ते रहना, जिससे आपको तकलीफ़ ना हो, ठीक है। धैर्य के साथ पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमने आपको सारी चीज़ बता दी। ये वाला फर्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिए ये लिखा है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, ऊपर से देखिए स्टार्ट से एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। और यहाँ पर जो हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक ये है, साइकोलॉजी की मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है एजुकेशन में, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे। तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, और अभी तक जो प्रश्न बने हैं वो ये सब हैं। अभी तक इससे संबंधित, इस यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक से संबंधित जितने प्रश्न बने हैं वो ये सब यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे अच्छी तरह से। यदि आपने इतना पढ़ लिया इस फर्स्ट टॉपिक में, तो आपको फिर किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी प्रश्न का उत्तर देने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार क्या प्रश्न है, और इसी की हम आज चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, ओके। इसमें है मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान भी है, इस कथन को उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। या तो प्रश्न आपके सामने ऐसे आ सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ऐसे आ सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है मनोविज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति व क्षेत्र के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए, ठीक है। या ऐसे आ सकता है शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है, इस कथन की विवेचना कीजिए। मनोविज्ञान एवं शिक्षा में क्या संबंध है, विवेचना कीजिए। फिर बहुविकल्पीय प्रश्न। कुल मिलाकर आज हम इतना देखने वाले हैं। आपने इसको सही से पढ़ लिया, आज की वीडियो को सही से देख लिया, तो इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके बनेंगे उनमें से आप किसी में भी फेल नहीं होंगे, गारंटी है इस बात की। बस अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना, तो आपको परेशानी होगी नहीं, बहुत बढ़िया तरह से आप कर ले जाओगे। हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन देखो भैया, पढ़ोगे क्लास लोगे तो बड़ी वीडियो भी तो देखनी पड़ेगी ना, तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी छोटी वीडियो से क्लास 1 घंटे की भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस अच्छी तरह से पढ़िएगा, जिससे आपको देखो किताब वगैरह लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छी तरह से क्लियर कर ले जाओगे, ठीक है। इन सभी पेपर के अलावा भी हम लोग असाइनमेंट वगैरह सब देखेंगे, A to Z देखेंगे इसमें, ठीक है। फिलहाल तो हम ये लोग ये वाला टॉपिक लेकर चल रहे हैं, ये वाले प्रश्न हैं, इनको देखेंगे मेनली। और कल हम क्या देखेंगे, कल हम देखेंगे इनको, जो सेकेंड वाला जो है ना, इसको देखेंगे कल हम, इसको, ठीक है। इसको फिलहाल आज हम इसको देखें जिस पर ये कलर लगा हुआ है, आज हम इनको देख रहे हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए देखिए। अब यहाँ से आपका अध्याय प्रथम शुरू होता है, अध्याय फर्स्ट आपका शुरू होता है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, ध्यान से पढ़ना, वही हम आपसे बार बार कह रहे हैं। मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं शिक्षा, मनोविज्ञान में योगदान। तो यहाँ प्रश्न है जो अभी हमने आपको दिखाया, मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान भी है, इस कथन को उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, मुख्य रूप से मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है, इसके बारे में चर्चा की गई है। आपके सामने ये प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है, इसलिए उन्होंने इस प्रश्न को कई तरह से लिखकर दिखाया है। अभी तक इसी प्रकार आया और आगे भी ऐसे ही आएगा, टेंशन लेना मत, ठीक है। बस आप पढ़ लीजिए कि मनोविज्ञान है क्या। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। ये देखो मीनिंग ऑफ मनोविज्ञान,
मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो मीनिंग देखना है, पहले अर्थ क्या है, क्योंकि जब तक मनोविज्ञान का अर्थ हमें नहीं पता होगा तो हम मनोविज्ञान की सारी कथा कैसे सुना पाएंगे और कैसे सुन पाएंगे। तो पहले हमें क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ देखना होगा। चलो देखते हैं क्या है। सामान्य अर्थों में मनोविज्ञान मन का विज्ञान या मानसिक क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। देखो ये सब सुनाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आपके अनुसार मनोविज्ञान क्या है। आप सोच कर देखो, मनोविज्ञान बोले तो मन का विज्ञान है ना, मनोविज्ञान मन का विज्ञान ही तो होता है, लेकिन इसको और भी कुछ कहा जाता था। तो एक छोटी सी हम एक आपको बात बता देते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते थे। क्या कहते थे? आत्मा का विज्ञान, ठीक है। फिर जब आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा तो कुछ लोगों ने ये बात कही, अरे आत्मा का विज्ञान क्यों कह रहे हो, क्योंकि आत्मा का तो कोई स्वरूप ही नहीं है, इसका अस्तित्व तो पता नहीं चलता है, ये मूर्त रूप में दिखाई नहीं देता है, तो हम कैसे मान लें कि आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है। और तो सबसे पहले जब आत्मा का विज्ञान इसे कहा जाता था, लोगों ने इसमें बहुत सारे कमेंट करना शुरू कर दिए। तो अब लोगों ने कहा नहीं, आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान है। क्या कहा? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। फिर इस पर भी कुछ लोगों ने बात उड़ा दी, अरे यार मन का विज्ञान कैसे होगा, मन भी तो नहीं दिखता है, मन भी तो नहीं दिखता, तो मन का विज्ञान कैसे होगा? मन को भी तो हम पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं कर सकते, इसलिए मन का विज्ञान भी नहीं होगा। तब एक और आए, अब कुछ लोग आए, उन्होंने कहा देखो मनोविज्ञान जो वो चेतना का विज्ञान है। जैसे जैसे समय बदलता गया मनोविज्ञान के अर्थ में अंतर आता गया, ठीक है। पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते थे, फिर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहते थे, फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। अब चेतना के विज्ञान की बात जब कही गई कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, तो लोगों ने कहा भैया चेतना का विज्ञान है तो फिर तो यहाँ पर केवल चेतन मन को ही देखा जाएगा, लेकिन मनोविज्ञान में तो अर्धचेतन और अचेतन मन की भी व्याख्या की गई है, तो फिर मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान कैसे हो सकता है? इसलिए इसको भी लोगों ने नकार दिया, ठीक है, तीनों को नकार दिया। और जब नकार दिया तो स्वीकार क्या किया? फिर एक चौथे आए और उन्होंने कहा कि भैया मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका? व्यवहार का। जिस विज्ञान से व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, जो विज्ञान व्यवहार को देखे, उसे कहते हैं मनोविज्ञान। तो आपको समझ आया होगा कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ये 16वीं शताब्दी में कहते थे मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान। फिर 17वीं शताब्दी आई, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा, ठीक है। फिर 20वीं शताब्दी आई, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। लेकिन टाइम जैसे जैसे बढ़ा तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। बस आपको क्या करना है, अभी इसी सारी बात को यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो चले भैया आगे बढ़ें, चलिए चलते हैं। आई होप आपने ये समझ लिया होगा कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। चलो देखते हैं। सामान्य अर्थों में मनोविज्ञान मन का विज्ञान या मानसिक क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है, अर्थात इसमें मन की क्रियाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। देखो जहाँ ये कलर लगा हुआ है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। अब कोई पूछो मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो आप समझ लेना कि मनोविज्ञान का अर्थ मन का विज्ञान है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मनोविज्ञान वह विशेष विज्ञान है जो अपने अध्ययन को बाह्य वातावरण केंद्रित करके व्यक्ति तथा उसके अंतर जगत पर केंद्रित रहता है। मनोविज्ञान इस तथ्य की व्याख्या करता है कि एक व्यक्ति का आचरण व्यवहार दूसरे व्यक्ति से क्यों और किस प्रकार भिन्न होता है। मनुष्य के स्वभाव एवं उसके आचरण का परिचय प्राप्त करना मनोविज्ञान का प्रमुख विषय है। यहाँ तो इतनी बात बता दी, लेकिन जब आप अपने हिसाब से करोगे तो आप कैसे करोगे, आपको बताऊँ। आप लिखोगे, जब पूछ ले मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो आप करोगे मनोविज्ञान का अर्थ मन की क्रियाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना, ठीक है। मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान, जिसमें मन की क्रियाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखोगे आप, मनोविज्ञान इस तथ्य की व्याख्या करता है कि एक व्यक्ति का आचरण व्यवहार दूसरे व्यक्ति से क्यों और किस प्रकार भिन्न है। मनोविज्ञान किसकी व्याख्या करता है? मनोविज्ञान व्याख्या करता है कि एक व्यक्ति का आचरण दूसरे व्यक्ति के आचरण से और व्यवहार से क्यों और किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। मनुष्य के स्वभाव एवं उसके आचरण का परिचय प्राप्त करना मनोविज्ञान का प्रमुख विषय है, ठीक है। इस तरह आप समझ जाएंगे इसको। अब देखो मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, इतिहास देखिए ध्यान से, कैसे कैसे हुआ। यहाँ वही बात बताई जाएगी जो हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई है। मनोविज्ञान का सही अर्थ जानने के लिए उसका अवलोकन करना आवश्यक है। मनोविज्ञान का अर्थ किसी न किसी रूप में 16वीं शताब्दी से होता चला आ रहा है। पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र फिलॉसफी का अंग माना जाता था।
सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका अंग मानते थे? सबसे पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था, फिलॉसफी के अंतर्गत आता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता चला गया, मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया, और बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना तो इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में रख दिया गया। पहले मनोविज्ञान को किसका विषय मानते थे? दर्शन शास्त्र का। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा तो एक बड़ा सब्जेक्ट बन गया, ये बड़ा विषय बन गया, तो इसको जब कोई चीज़ बड़ी हो जाती है तो उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है ना, स्वतंत्र एक अलग डिपार्टमेंट में रख दिया जाता है। तो मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय रख दिया गया, ठीक है, इसका एक अलग अस्तित्व स्थापित कर लिया गया, ठीक है। अब ये मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग क्यों रखा गया, क्या कारण रहा, ये कितना ब्राइट हो गया, कितना बड़ा सब्जेक्ट बन गया जो इसे रखा गया, इसको अब आगे की लाइनों में हम लोग देखेंगे। क्योंकि जब कुछ परिवर्तन हुआ तो क्यों ही हुआ है, ज़रूरत क्या पड़ी उस चीज़ की, ठीक है। मनोविज्ञान का इतिहास आपने देखा, 16वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और इसे स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित कर दिया गया। अब मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र से वियोग, वैज्ञानिक स्वरूप का आरंभ कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ, ये हम यहाँ पर स्पष्ट करके देखेंगे, ठीक। चलिए चलते हैं। देखिए इसमें लिखा मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। किसका रूपांतरण है? साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगस। साइको का मतलब होता है आत्मा, ठीक है, साइको का मतलब होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है विचार विमर्श या अध्ययन करना, ठीक है। लोगस का मतलब क्या होता है? विज्ञान या फिर विचार विमर्श या अध्ययन करना, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना। साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का अध्ययन करना। क्योंकि हम इसका इतिहास बता रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग शुरुआत से ही करनी होगी, ठीक। तो इसमें क्या है, आपने देखा विचार विमर्श करना। आगे देखिए, इस वाली लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए यहाँ से। इस तरह मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। मनोविज्ञान की यह परिभाषा 16वीं शताब्दी के पहले प्रचलित थी, किंतु अधिकतर दार्शनिकों ने आत्मा के स्वरूप के विषय में मैत्रिक्य नहीं था, इसलिए यह परिभाषा त्याग दी गई। क्योंकि लोग इसमें मत नहीं रख रहे थे। लोग कहते हैं अरे यार ये कैसा रख दिया कि आत्मा का विज्ञान है, अब दिखती है नहीं आत्मा, समझ पाते नहीं उससे, तो क्या आत्मा का विज्ञान रहा ये, ठीक है। उन्होंने ऐसा कह दिया, इसलिए इस बात को त्याग दिया गया। आगे देखिए, आगे क्या होता है इसमें, आगे देखिए। अब यहाँ आगे रॉस, चूँकि आत्मा के विज्ञान की बात की गई तो यहाँ पर रॉस ने क्या कहा, इन्होंने कहा पहले मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा से लगाया जाता था। वैसे आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे आप देखना, देखिएगा क्या, हाँ ये देखिए, यहाँ देखिए ना। रॉस के अनुसार पहले मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा से लगाया जाता था, परंतु यह परिभाषा अस्पष्ट है क्योंकि हम इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते हैं। आत्मा क्या है, पता ही नहीं आत्मा क्या है। अतः 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अर्थ अमान्य कर दिया गया। जैसे कि हमने आपको बताया, पहले आत्मा का विज्ञान कहते थे, लेकिन जब इसका कोई अस्तित्व बता ही नहीं पाया, कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाया, इसके अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाया, तो इस परिभाषा को त्याग दिया गया। रॉस ने ऐसा कहा है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड। क्या लिखा, जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ विद्यमान हो गईं, तदुपरांत मन का विज्ञान माना जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे मन के संबंध में भी वही कठिनाई विद्यमान हो गई जो आत्मा के बारे में थी, ठीक है। मन के स्वरूप और प्रकृति को निश्चित करना कठिन प्रतीत हुआ क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। अब इनको ये बताने के लिए कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है तो इसके मन के भौतिक अस्तित्व को दिखाना होगा, लेकिन मन कोई भौतिक अस्तित्व तो रखता ही नहीं, ये तो अनुभूति का विषय है, तो कैसे करें फिर। इसलिए इन्होंने इसकी सत्ता को भी नकार दिया, इस परिभाषा को भी स्वीकार नहीं किया, ठीक है। ये जो था ना कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, इसको भी इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। अब तीसरी बात आई, अब बी एन झा क्या कहते हैं इसके बारे में। बी एन झा ने कहा मस्तिष्क यानी कि मन के स्वरूप के अनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्ञान ने मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में किसी प्रकार की प्रगति नहीं की, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यानी कि ये भी मन के विज्ञान की सत्ता को नकार रहे हैं, ओके। आगे देखिए, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। पहली बात थी आत्मा का विज्ञान है, दूसरी बात थी मन का विज्ञान है, तीसरी बात आ गई चेतना का विज्ञान, जो हमने आपको भी बताई थी। 19वीं शताब्दी में विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। 19वीं शताब्दी में विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। चेतना का विज्ञान मानने वालों में प्रमुख रूप से, देखो अभी ये ध्यान रखना
पूछ लिया जाता है चेतना का विज्ञान किसने माना, तो विलियम जेम्स और वुंट, ये ऐसे थे जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था। विलियम जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है कि यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। क्या कहा कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, मनोविज्ञान जो होता है वो चेतनाओं की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। ठीक है, ये बात कही। आगे देखिए, मनोविज्ञान की विलियम जेम्स द्वारा प्रदत्त परिभाषा भी दोष मुक्त नहीं है। क्यों दोष मुक्त नहीं है, हमने आपको बताया था ना अभी, क्योंकि चेतना में तो केवल चेतन मन की बात कही जाती है, लेकिन मनोविज्ञान तो अचेतन और अर्धचेतन मन को भी समझता है। ठीक है, यहाँ देखिए, मनोविज्ञान की विलियम जेम्स द्वारा प्रदत्त परिभाषा भी दोषमुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें मात्र चेतन मन को सम्मिलित किया गया, मात्र चेतन मन को सम्मिलित किया गया। व्यक्ति के व्यवहार चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन द्वारा भी नियंत्रित होते हैं, बल्कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार हमारे अधिकतर जो व्यवहार होते हैं वो अचेतन मन में संजोई हुई इच्छाओं द्वारा ही संचालित होते हैं। इस परिभाषा के कारण अचेतन तथा अर्धचेतन मन द्वारा नियंत्रित हमारे ज़्यादातर व्यवहार इसकी परिधि से बाहर हो गए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जेम्स और वुंट ने ये जो बात कही थी ना कि चेतना ही मनोविज्ञान है, क्या मनोविज्ञान क्या है, चेतना ही मनोविज्ञान है, क्योंकि चेतना में विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। जब जेम्स ने ये बात कही थी तो लोगों ने कहा नहीं भैया, यदि मनोविज्ञान को देखो तो केवल चेतना नहीं है, इसमें केवल चेतना की चीज़ों को नहीं रखा जाता। ठीक है, इसलिए चेतना का विज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि ये है कि इसमें अचेतन मन और अर्धचेतन मन में जितनी सारी क्रियाएं होती हैं ना, वो सब भी तो मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। इसलिए मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन, चेतना का ज्ञान नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए ये परिभाषा भी त्याग दी गई। तो इन्होंने कहा कि इस परिभाषा के कारण अचेतन और अर्धचेतन मन द्वारा नियंत्रित हमारी ज़्यादातर जो क्रियाएं हैं ना, वो तो भैया मनोविज्ञान से बाहर ही हो गई, फिर परिधि से बाहर ही हो गई। इसलिए इस परिभाषा को भी त्याग दिया गया। फिर 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने पर बल दिया। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार पर अध्ययन करने पर बल दिया। तो अब देखो, अब आगे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, जिनकी परिभाषा को सर्वोपरि माना गया, जिनकी परिभाषा को त्यागा नहीं गया। यहाँ देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ लिखा है किसने, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में व्यवहारवादी मनोविज्ञान वाटसन ने, ये नाम ध्यान रखना, वाटसन ने व्यवहार के विज्ञान को मनोविज्ञान माना था। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। किसने कहा, वाटसन ने कहा। इस तरह मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। आज भी मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में व्यवहारित है। तो आज क्या है, आज है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, ये देखिए, मनोविज्ञान के विभिन्न अंगों का चित्रण करते हुए, मनोविज्ञान के अंगों का चित्रण किसने किया था, वुडवर्थ ने। मनोविज्ञान के विभिन्न अंगों का चित्रण करते हुए वुडवर्थ ने कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। देखो वही बात कही जा रही है जो हमने आपको बताया था कि पहले आत्मा का विज्ञान कहते थे, लेकिन उसे छोड़ दिया। फिर मन का विज्ञान कहा, फिर उसे छोड़ दिया। फिर चेतना का विज्ञान किया, फिर उसे छोड़ दिया। लेकिन अब व्यवहार के विज्ञान को उन्होंने अपना लिया। तो यही बात किसने कही, वुडवर्थ ने कही। वुडवर्थ ने क्या बात कही मनोविज्ञान के बारे में, उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, तदुपरांत मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, आगे वह व्यवहार को अपनाए हुए है। ये नाम ध्यान रखना, किसने कहा था, वुडवर्थ ने। ऐसी परिभाषा बीच बीच में आप दे दोगे ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, और ऐसी परिभाषा जब भी दो तो काली हेडिंग करके देना। ठीक है, नाम लिखा काली हेडिंग में और बाकी ये सारी चीज़ लिख दी, और बस वो समझ जाएगा जो चेक करेगा कॉपी कि भाई इसको तो जानकारी है, इसने पढ़ा है मतलब। ठीक है, तो वुडवर्थ ने क्या कहा था कि पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, और अब ये व्यवहार को अपनाए हुए हैं। ओके, आगे देखिए, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मान लेने के उपरांत, यहाँ से देखिए, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मान लेने के उपरांत व्यवहार शब्द का अर्थ भी जानना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप व्यवहार को नहीं जानोगे तो आप मनोविज्ञान का अर्थ कैसे लगा पाओगे। तो व्यवहार कैसा, व्यवहार केवल आपका क्रियाओं से रिलेटेड ही नहीं, 3 चीज़ होती हैं। क्या क्या, एक होती हैं ज्ञानात्मक, ठीक है, एक होती हैं ज्ञानात्मक, दूसरी होती हैं भावात्मक, और तीसरी होती है क्रियात्मक। इन तीनों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, इन तीनों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, याद रखना, मनोविज्ञान में। ठीक है, भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। अब भाव में क्या क्या आता है, भाव में वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं कि आप कब क्रोध होते हो, कब क्रोधित होते हो, कब आपको प्रेम आता है, कब आपको घृणा होती है। तो भाव कैसा, जो भीतर से प्रकट हो। ठीक है,
तो जो व्यवहार शब्द का अर्थ है ना, व्यवहार में 3 चीज़ आती हैं, विशेष ध्यान रखना। किताबी ये जो किताब में लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसा कैसा लिखो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन आप अपने मन के अनुसार लिखना ये बताकर कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मान लेने के उपरांत व्यवहार शब्द का अर्थ भी जानना आवश्यक है। तो व्यवहार में आप लिखेंगे कि व्यवहार का मतलब ऐसा होता है कि व्यवहार में 3 प्रकार का व्यवहार देखा जाता है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ठीक है, ज्ञान, भाव और क्रिया, तीनों चीज़। तो जो क्रियात्मक व्यवहार होता है ना, वो आपके बॉडी से रिलेटेड है। बॉडी से रिलेटेड बोले तो आप कैसे चलते हो, आप कैसे फिरते हो, आप कैसे कूदते हो, नाचते हो, गाते हो, क्या क्या करते हो आप। तो जो क्रियात्मक व्यवहार वो आपके बॉडी से रिलेटेड है, वो शरीर से रिलेटेड है। ठीक है, अब एक क्रियात्मक है, अब हो गया एक ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक कैसा व्यवहार होता है, आप जानते होंगे ज्ञानात्मक ऐसा जो ज्ञान से रिलेटेड है। ज्ञान कहाँ से आता है कि आप चिंतन करोगे, सोचोगे, विचारोगे, तभी तो ज्ञान आएगा। ठीक है, चिंतन करोगे, आप कल्पना करोगे, आप तर्क करोगे, तो इन सब चीज़ों से आपका ज्ञान बढ़ेगा, और जब ये ज्ञान बढ़ेगा तभी तो व्यवहार में प्रकट होगा। ठीक है, तो आपने क्रियात्मक देखा, ज्ञानात्मक देखा, भावात्मक कैसे होता है, भाव कैसा, किसी ने पीट दिया तो अंदर से भाव बना रोने का, तो हम रोने लगे। ठीक है, किसी ने हमें प्रेम से देखा तो हमें प्रेम आने लगा। ठीक है, भाव कैसा, तो प्रेम, क्रोध, घृणा आदि का जिसमें अध्ययन मिला हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि व्यवहार का अर्थ क्या है। देखिए, जो हमने बताया वो आप यहाँ पर ध्यान रखना, वो आपको समझ आ जाएगा। व्यवहार शब्द से मात्र दिखाई पड़ने वाले गत्यात्मक व्यवहार, गत्यात्मक बोले तो क्रियात्मक। ठीक है, गत्यात्मक बोले तो क्रियात्मक। ठीक है, राइटिंग देख लो, बड़ी मलूक है। ठीक है, लेकिन अपने अनुसार तुम समझना, बस इतना देखना। व्यवहार शब्द से मात्र दिखाई पड़ने वाले गत्यात्मक व्यवहार जैसे चलना, अध्ययन करना, भागना आदि ही नहीं मानना चाहिए। इसमें ज्ञानात्मक क्रियाओं जैसे चिंतन, कल्पना, तर्क जो माइंड से रिलेटेड है, ज्ञानात्मक क्रिया जो माइंड से रिलेटेड है, तथा भावात्मक क्रियाओं जैसे प्रेम, क्रोध, घृणा आदि का भी अध्ययन सम्मिलित है। ये बताना चाह रहे हैं कि व्यवहार में क्या क्या सम्मिलित है, गत्यात्मक क्रियाएं यानी कि क्रियात्मक क्रियाएं, दूसरा ज्ञानात्मक क्रियाएं, और तीसरा भावात्मक क्रियाएं। ठीक है, जो हमने आपको बताया वही बताया। ठीक है, तो ये सम्मिलित हैं। उसके बाद क्या है, इस दृष्टिकोण से स्किनर द्वारा, अब आगे स्किनर द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषा अत्यधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। स्किनर ने क्या कहा था व्यवहार के बारे में, स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या करता है, जीवन में जितनी परिस्थितियां होती हैं ना, उसमें जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति जितनी परिस्थितियां होती हैं उनके प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं यानी कि व्यवहारों का अध्ययन करता है। ठीक है, स्किनर ने कहा था कि ज़िंदगी में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, अब व्यक्ति उन परिस्थितियों के प्रति कैसे लड़ता है, कैसे क्या करता है, कैसी प्रतिक्रिया देता है, कैसा व्यवहार करता है, उसका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये कहा किसने, स्किनर ने। ठीक है, प्रतिक्रिया अथवा व्यवहार से तात्पर्य प्राणी की सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं, समायोजन, कार्य और अनुभव से है। ओके, तो ये परिभाषा दी थी उन्होंने, आप इसको देख लीजिएगा, हम आपको समझाते जा रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब ये तो क्या थी, ये तो हमने देख लिया कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या था और कैसे था, और कैसे कैसे इसको क्या क्या कहा गया देख लिया हमने। देखिए, उपयुक्त विवेचनोपरांत स्पष्ट हो जाता है कि मनोविज्ञान वातावरण से उत्पन्न प्राणी की क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है और उसके व्यवहार में प्रदर्शित होती है, और जिनकी व्याख्या हमारे द्वारा अनुभूति के माध्यम से की जाती है। व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाता है, अनुभूति के माध्यम से। ठीक है, अब मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अनेकों परिभाषा दी हैं, तो आप इसकी परिभाषाओं को आप देखिएगा। ठीक है, परिभाषाएं ज़्यादा नहीं तो 2-4 परिभाषाएं आप याद कर लेना। ठीक है, 2-4 याद कर ले, 2-4 तो अभी हमने आपको बता ही दिया मनोविज्ञान के बारे में कि किसने क्या क्या कहा। ठीक है, तो ये परिभाषाएं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और स्किनर ने क्या कहा अभी आपने पीछे पढ़ भी लिया है, बोरिंग ने क्या कहा, क्रो एंड टोरो ने क्या कहा, और मन ने क्या कहा। बहुत ईजी परिभाषाएं, 2-3 बार देख लोगे तो 4-5 तो आपको वैसे याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ये पढ़ लेना। ओके, ये क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषाएं बहुत इजी हैं, दिक्कत कुछ नहीं होगी आपको, टेंशन लेना मत। वैसे आपको पेज बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा हो तो 3 पॉइंट ऊपर की तरफ लिख रहे होंगे, ऐसे 3 पॉइंट लिखे होंगे, उनको आप क्लिक करना, फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, आप इसकी जो कैपेसिटी होगी उसको बढ़ा लेना। ठीक है, ओके, इसको हाई कर लेना। ठीक है, जिससे आपको क्लियर दिखाई दे, हाई क्वालिटी कर लेना ऐसे। ठीक है, तो ये परिभाषा हैं, इनको आप पढ़ लेना, अपने हिसाब से देख लेना, आराम से, बहुत क्लियर आपको समझ आएगा अच्छी तरह पढ़ लोगे तो। उसके बाद देखा उपरोक्त सभी परिभाषाएं, ये देखिए यहाँ लिखा उपरोक्त सभी परिभाषाएं
कि इन आधारभूत विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। ये परिभाषाएं जो इन आधारभूत विचारों पर क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। कौन कौन से आधारभूत विचार हैं भैया, एक बार देख लीजिए इनको। देखिए ये हैं, उपरोक्त सभी परिभाषाएं मनोविज्ञान के इन आधारभूत विशेषताओं पर प्रकाश डालती हैं। तो ये आधारभूत विशेषताएं इनकी, ये मनोविज्ञान पॉजिटिव विज्ञान है, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का कार्य कारण परिणाम का प्रभाव पड़ता है। देखो ये विशेषता आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यदि आपने जितना हमने पीछे पढ़ा है वो पढ़ लिया तो ठीक है। ये देखिए, मनोविज्ञान कॉग्निटिव यानी ज्ञानात्मक क्रियाओं जैसे स्मरण, कल्पना, विस्मरण, संवेग, संवेदना का अध्ययन। हमने बताया था ना आपको, ये ज्ञानात्मक क्रियाओं का, क्रियात्मक क्रियाओं का और भावात्मक क्रियाओं का अध्ययन है। विशेषताओं के बारे में आप जब आप देखोगे तो आप इन्हीं पॉइंट को लिख देना कि जो मनोविज्ञान है ना, उससे ज्ञानात्मक क्रियाओं का भी संचालन होता है, वो ज्ञानात्मक क्रियाओं की भी खोज करती है, वो कि कौन कौन सी हैं। दूसरा उसके अलावा ये जो क्रियात्मक भी क्रियाओं का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, ठीक है, और भावात्मक क्रियाओं का भी अध्ययन करता है। 3 पॉइंट तो आप कैसे बन जाएंगे। और उसके अलावा आप ये लिख देना, मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन मनोदैहिक यानी कि मन का भी अध्ययन करता है, देह का भी अध्ययन करता है, ठीक है, साइकोफिजिकल प्राणी के रूप में करता है। मनोविज्ञान व्यक्ति अध्ययन कैसे करता है, मनोदैहिक यानी कि साइकोफिजिकल प्राणी के रूप में, मन का भी और देह का भी अध्ययन करता है। ओके, चौथा पॉइंट लिखना, मनोविज्ञान का संबंध वातावरण से है, अतः वातावरण के प्रति अनुक्रिया का अध्ययन किया करता है। मनोविज्ञान का संबंध किससे, वातावरण से है, तो व्यक्ति वातावरण के प्रति कैसी अनुक्रिया कर रहा है उसका भी अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। और मनोविज्ञान मानव का ही नहीं बल्कि पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन है, ठीक है। देखिए क्या क्या हो गया, ये क्या क्या नई नई चीज़ें हो रही हैं इसमें तो ठीक है, आप इस तरह से इसे कर ले जाएंगे। ओके, परिभाषाओं में से 2-4 परिभाषाएं अच्छी तरह से पढ़ लेना, बहुत ईजी है, समझ लेना, कोई टेंशन होगी नहीं समझे तो मैं बता देना, ठीक। चलो आगे वाले पेज पे देखते हैं। ये हुआ। अब इसके बाद मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, हम लोग ये देखेंगे मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, यहाँ हम लोग देखेंगे। हम लोग बहुत डीप में पढ़ रहे हैं, टेंशन लेना मत, आपका इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो वो छूटेगा नहीं, गारंटी इस बात की है। तो अभी तक आपने मनोविज्ञान का अर्थ देख लिया, मनोविज्ञान का आपने इतिहास देख लिया, इतिहास क्या रहा है इसका, ठीक है। और आपने मनोविज्ञान का इतिहास और अर्थ के अलावा और क्या देखा, परिभाषाएं आपने देख ली, ठीक है, परिभाषा आपने देख ली। और अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, नेचर क्या है साइकोलॉजी का, ठीक है। तो इसको एक बार आप बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। मनोविज्ञान की प्रकृति, देखो जरा छोटा करूँ क्या, इसमें लिखा है, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर मनोविज्ञान की प्रकृति को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। वही जो हमने आपको अभी पीछे वाले पेज में बताया है कि इसमें ज्ञानात्मक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और ये क्या है, ये शाश्वत है, सार्वकालिक, सार्वभौमिक है, शाश्वत, जो पहले भी था अब भी हमेशा रहेगा। मनोविज्ञान क्या है, क्योंकि मनोविज्ञान तो शुरू से रहा है ना, लेकिन पहले इसकी चर्चा नहीं की जाती थी, पर अब इसकी चर्चा बहुत विशेष रूप से की जाती है, ठीक है। और ये मनोविज्ञान क्रिया प्रतिक्रिया कार्य कारण परिणाम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसमें इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और ये पीछे वाले पेज में हम बता ही चुके हैं आपको, तो बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है कि मन का विज्ञान, ये मनोविज्ञान जो मानव के अलावा पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन करता है, ये सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है, ये परिवर्तनशील प्रकृति का होता है, इसलिए समय समय पर इसकी परिभाषा भी बदलती गई। यदि परिवर्तनशील नहीं होता तो परिभाषा नहीं बदलती, फिर तो इसे आत्मा का विज्ञान ही कहा जाने लगता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता है इसमें रोज रोज, इसलिए अधिक परिवर्तनशील होने के कारण इसमें समय समय पर परिभाषाएं इसकी बदली गई हैं, ठीक है। साथ में देखिए, मनोवैज्ञानिक सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक है, सिद्धांतों का जीवन में अपनाया जाता है, ठीक है। देखिए, मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन मनोदैहिक करता है, ये भी हमने पीछे वाले पेज में देखा था। यह न केवल मानव व्यवहार का अध्ययन करता, अपितु मानव व्यवहार को, देखो ये लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि जो मनोविज्ञान है ना, ये केवल मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं करता, बल्कि मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन करता है, ठीक है। मनोविज्ञान क्या करता है, मानव व्यवहार का ही अध्ययन नहीं करता, बल्कि मानव के व्यवहार को जो प्रभावित करते हैं कारक, उनका भी अध्ययन करता है। ये सजीवों के व्यवहार का विज्ञान है। भैया सजीव होंगे तभी तो उनके व्यवहार को देखा जाएगा। अब पेड़ पौधे तो व्यवहार अपना दिखाएंगे नहीं ना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, देखना आप, पेड़ पौधों का भी मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाया करेगा, देखना आप, साइंस बहुत आगे जा रही है, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट्स अच्छी तरह से देख लिए होंगे, नहीं देखे हों तो आप इसकी फ़ोटो ले लेना और पढ़ लेना एक बार। अब आता है मनोविज्ञान का क्षेत्र, अब आता है मनोविज्ञान का क्षेत्र। मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन कौन सा है और कहाँ कहाँ है मनोविज्ञान? वैसे तो हर जगह मनोविज्ञान है। देखिए,
मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, क्योंकि यह व्यवहार है वही मनोविज्ञान है। सही बात है, मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, बहुत बड़ा है, क्योंकि जहाँ व्यवहार होगा, जहाँ व्यक्ति का या पशु का व्यवहार होगा, वही मनोविज्ञान होगा। और मनोविज्ञान जो है ना, उसमें किसका अध्ययन करते हैं? देखो, मनोविज्ञान में चाहे वो बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, पागल हो, रोगी हो, अपराधी हो, कोई भी हो, सबके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, सबके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और क्या है, इसमें पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। पशुओं के सामने रोटी डाल दो तो कैसा व्यवहार करते हैं, उनके सामने पानी रखो तो कैसा व्यवहार करता है, पशुओं के सामने पशुओं को मारो तो कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्षेत्र क्या है, मनोविज्ञान का क्षेत्र है। वैसे तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मनोविज्ञान को कई क्षेत्रों में हम लोग बांट सकते हैं। बांट किन किन क्षेत्रों में सकते हैं? मनोविज्ञान के ये क्षेत्र बताए गए कि यहाँ हम लोग इनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ ये सब बताया गया है। और आगे क्या है, वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। वातावरण की जितनी परिस्थितियाँ होती हैं, सब मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। वातावरण की परिस्थितियों में पाठशाला, उद्योगशाला, चिकित्सालय, व्यापार समूह, समाज आदि सम्मिलित हैं। ठीक। वातावरण आप जानते ही हो कि आप जहाँ रहते हो आपका समाज है, आप जो व्यापार करते हो आप वो भी है, चिकित्सालय भी, उद्योग, पाठशाला, ये सब आते ही आते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अवस्थाओं के व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करने के कारण मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हो गई हैं। अब भैया, एक व्यक्ति का व्यवहार घर में अलग होगा, समाज में अलग होगा, स्कूल में अलग होगा, डॉक्टर के सामने अलग होगा, जब वो काम कर रहा होगा तब अलग होगा, उद्योग में अलग होगा। तो कुल मिलाकर यह है कि व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। अब उन व्यक्तियों का और पशुओं का व्यवहार का अध्ययन अनेक प्रकार की जगहों पर किया जाता है। ये कुल मिलाकर ये बता रहे हैं। ठीक है, इसको आप अपनी भाषा में लिखना तो आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, इसकी बहुत सारी शाखाएं हो गई हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के व्यवहार को जगह जगह पर चेंज कर करके यहाँ पर देखा गया है, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, अब आप देखिए कि मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। क्षेत्र के बारे में आपने इतनी सारी बात लिख दी, उसके बाद क्या होगा, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि मनोविज्ञान को क्या क्या कहा जाता है। तो एक होता है साधारण मनोविज्ञान। अब आप ये देखते जाना कि कैसे कैसे मनोविज्ञान है। साधारण भी होगा, असाधारण भी होगा, बाल मनोविज्ञान भी होगा, किशोर मनोविज्ञान भी होगा, और तो और वायु में जो स्पेस में जो रहते हैं ना, उनके बारे में मनोविज्ञान भी है। ठीक है, इन मनोविज्ञान के क्षेत्रों में से आप कुछ ही मनोविज्ञान के क्षेत्र भी वहाँ लिख दोगे कॉपी में, तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको पूरा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, देख लेते एक बार। साधारण मनोविज्ञान। अब आप जान रहे हो साधारण मनोविज्ञान का मतलब क्या है। साधारण का अर्थ है बिल्कुल साधारण या सिंपल, यानी कि जो मूल चीज़ है, जो वास्तविक चीज़ है, उसका अध्ययन यहाँ किया जाता है। ठीक है, इसमें साधारण व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन साधारण परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे भैया परिवार में रह रहे हैं, बड़ी सीधी सादी तरह से रह रहे हैं, समय के अनुसार खा पी रहे हैं, सब कुछ रह रहे हैं, परिवार में बड़े भाई बड़े बहन सब, मतलब एक साथ सब लोग रह रहे हैं। समाज में व्यक्ति ठीक है, स्कूल में भी ठीक है, हर तरह से ठीक है। तो ये तो साधारण मनोविज्ञान। साधारण मनोविज्ञान में साधारण व्यक्तियों के साधारण व्यवहार का साधारण परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या, इसमें क्या करते हैं, उसका अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। ठीक है, देखो, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, चिंतन आदि मानसिक क्रियाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। इन सब कुछ मूल शब्द हैं, उनको ध्यान रखना। ठीक है, साधारण मनोविज्ञान में पहले तो आप ये ध्यान रखो, साधारण मनोविज्ञान कैसे विज्ञान है, साधारण व्यक्तियों का साधारण परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, साधारण जो मनोविज्ञान है वो मूल मनोविज्ञान माना जाएगा, क्योंकि इसमें मूल प्रकृति जो होती हैं, जैसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, चिंतन आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, आदि मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये मूल प्रकृति है, ध्यान रखना इसे। ठीक है, इस शाखा में मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। किसी भी विज्ञान का अध्ययन करने में सबसे पहले उस विज्ञान के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। इससे उस विज्ञान में प्रयुक्त सभी पारिभाषिक शब्द स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, साधारण मनोविज्ञान क्या है, साधारण मनोविज्ञान मूल मनोविज्ञान है। इसमें व्यक्ति की मूल संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना आदि का अध्ययन किया जाता है, और इसे मूल इसलिए माना गया क्योंकि इसके द्वारा सब पारिभाषिक शब्द है ना स्पष्ट हो रहे हैं वो। ठीक है, और देखिए और क्या है, जिनके आधार पर वह आगे का ज्ञान अर्जित करेगा। ये देखिए, पारिभाषिक शब्द स्पष्ट हो जाते हैं, साथ ही उन सिद्धांतों का परिचय हो जाता है जिनके आधार पर वह आगे का ज्ञान अर्जित करेगा। अतः सामान्य मनोविज्ञान अन्य सभी शाखाओं का जनक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब आप लिखोगे साधारण मनोविज्ञान के बारे में तो कहोगे कि साधारण मनोविज्ञान यानी कि सामान्य मनोविज्ञान अन्य सभी शाखाओं का जनक है, क्योंकि ये मूल है।
इन मनोविज्ञान की प्रकृतियों का मूल है ये, ठीक है। चलो आगे देखिए, पहले साधारण किया, अब असाधारण किया। अब असाधारण मनोविज्ञान क्या है? पहले तो व्यक्ति को सामान्य स्थिति में रखा और उसका व्यवहार का अध्ययन किया, लेकिन अब व्यक्ति सामान्य स्थितियों में नहीं है और साधारण व्यक्ति नहीं है, अब कोई पागल है, कोई रोगी है, कोई भ्रांति में पड़ा हुआ है। जब असाधारण है तो भैया असाधारण ही तो तरीका देखोगे, असाधारण ही तो व्यक्ति देखोगे। तो मन विज्ञान वो व्यक्ति कैसा है? वातोन्माद है, आतंकी है, भ्रांति, विस्मरण, इन सारी चीज़ों से जो ग्रसित व्यक्ति है यहाँ पर उसका अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। असाधारण मतलब असाधारण। इस प्रकार असाधारण मनोविज्ञान में मनोविकृतियों, मन की असाधारण अवस्थाओं, जो पागल है उसका अध्ययन कर लिया, भावना ग्रंथियों, मानसिक रोगों, दुर्वा स्वप्न आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। साधारण में आपने साधारण तरीके से किया, साधारण व्यक्ति का किया, सामान्य व्यक्ति का किया, उसके मूल संवेदनाओं का किया, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना का किया, लेकिन असाधारण में आपने असाधारण व्यक्ति को लिया, असाधारण समय में लिया, ठीक है। तो यहाँ भी ये बात हो गई। अब तीसरी बात आती है बाल मनोविज्ञान की, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी। अब बाल मनोविज्ञान से आप स्पष्ट समझ रहे होंगे, बाल विज्ञान यानी कि बालकों के व्यवहार का अध्ययन यहाँ किया जाता है, ठीक है। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि जब हम बालकों को जैसा लालन पालन बालकों करते हैं, बालकों के सामने जैसी प्रकृति रखते हैं, बालकों के सामने यदि हम हरासमेंट वाली प्रकृति रखें, बालकों को मारा पीटें, तो आगे चल के उनका व्यवहार बड़ा बदल जाएगा, वो क्रोधी हो जाएंगे, वो आपसे नाराज़ रहने लगेंगे। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं और कोई टीचर किसी बच्चे को ज़्यादा प्यार करता है, लाड लड़ाता है, उसे होशियार मानता है, तो बच्चा टीचर के प्रति बहुत आसक्त हो जाता है और कहता है मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं। तो उस टीचर के प्रति और अन्य टीचरों के प्रति और उस सब्जेक्ट के प्रति, जो टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उसके प्रति उसकी आस्था बन जाती है और बालक उसमें बड़ा रमण हो जाता है, खुश हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? यदि टीचर उसी क्लास के किसी दूसरे बच्चे को मारता पीटता है, तो वो जो बच्चा पिट रहा है वो उस बच्चे के मन में टीचर के प्रति बड़ा क्रोध हो जाएगा, वो आपको पसंद नहीं करेगा, वो टीचर को पसंद नहीं करेगा और अनेक तरह की बातें उसके बारे में सोचने लगेगा। और तो और वो उस सब्जेक्ट को भी पसंद नहीं करेगा जिस सब्जेक्ट को वो टीचर से पढ़ रहा था। और तो और एक समय स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो उस स्कूल को ही पसंद नहीं करेगा जहाँ पर वो टीचर पढ़ाता है, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान का अर्थ, बाल मनोविज्ञान को यहाँ पढ़ने का बहुत बड़ा कारण यह है कि हम बच्चों के मन को पढ़ सकें, हम बच्चों के मन को पढ़ सकें, बच्चा चाहता क्या है। क्योंकि जब शैशव अवस्था में बालक होता है उसका लालन पालन जो होता है, देखो इस लाइन को एक बार पढ़ के देख लो आप सही से, इसमें लिखा है बाल मनोविज्ञान के बारे में पूरा देखो, शुरू से यहाँ से देखो। यह मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था में लालन पोषण, पालन पोषण, लाड़ प्यार आदि में त्रुटि होने से बालकों में अनेक प्रकार की भावनाएं ग्रंथियां बन जाती हैं जो आगे चल के उनके व्यवहार को असाधारण बना देती हैं, ठीक है। जैसा हमने आपको बताया कि स्कूल में किसी बच्चे को मारते पीटते हो तो आगे चल के वो आपसे नफरत करना शुरू कर देगा, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहेगा, आपकी क्लास नहीं अटेंड करना चाहेगा, आपके सब्जेक्ट को नहीं देखेगा, आपके स्कूल में भी नहीं आएगा। तो जब आप बचपन में लाड़ प्यार में कमी कर दोगे, पालन पोषण में कमी कर दोगे, मारना पीटना शुरू कर दोगे, तो क्या होगा? बच्चे का व्यवहार असाधारण हो जाएगा, ठीक है। बाल मनोविज्ञान से आप समझ ही रहे हैं, बच्चे के हर प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करना है, ठीक है। और क्या है, इसी से मानव जीवन में शैशवावस्था का बड़ा महत्व है और बच्चों के प्रति अभिभावकों के लिए सावधानी अपेक्षित होती है। बाल्यावस्था में बालक का जिस प्रकार विकास होता है उसके व्यक्तित्व पर अमिट प्रभाव पड़ जाता है। इस कारण बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापकों, अभिभावकों तथा समाज सेवियों के लिए बहुत आवश्यक है। देखो, कल का भविष्य सुधारना चाहते हो ना, तो आज के वर्तमान को सुधारो। पहले बच्चों को अच्छी तरह से समझो और उनकी समझ के अनुसार अच्छी तरह से उनका भरण पोषण करो ताकि आगे चल के बालक बहुत श्रेष्ठ बने, ठीक है। तो यहाँ वही बात की गई है। और श्रेष्ठ कब बनेंगे? जब उनके अध्यापकों को, अभिभावकों और समाज सेवियों को बाल मनोविज्ञान के बारे में पता होगा तब, ठीक है। इस लाइन को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, बहुत ईजी है, समझ आएगा आराम से। अब चौथा था पशु मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान का मतलब क्या है? पशु मनोविज्ञान में पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो आप समझ ही गए। अच्छा, इसमें दो चीज़ है, इसमें पशु मनोविज्ञान में पशुओं के व्यवहार का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन इस पशुओं के व्यवहार को मनुष्य के व्यवहार के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। जब पशु मनोविज्ञान की बात आए तो आप लिख देना कि पशु मनोविज्ञान में पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तथा इसमें मनुष्य के व्यवहार तथा पशुओं के व्यवहार में अंतर खोजा जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस मनोविज्ञान को तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है।
पशु मनोविज्ञान को तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। अच्छा, एक वैज्ञानिक हुए थे, बड़े ही कुछ ज़्यादा या तो मूर्ख कहो या विद्वान कहो, क्या ही कहो उसके बारे में, उनका नाम था बीजमैन। बीजमैन ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि चूहे थे, उन चूहों की जीभ को काट दिया, चूहों की जीभ को काट दिया, कई चूहों की जीभ को काटा, पीढ़ियों तक काटा। हाँ, और जैसे ही काटा तो उन्होंने क्या देखा, ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि मतलब अगली पीढ़ी के जो चूहे आए तो उनकी जीभ कटी हुई है, उनकी दुम कटी हुई है, ये ऐसा सोच रहे थे। बीजमैन ने क्या किया कि कुछ चूहों की जीभ को काटा और ये सोचा कि अगले चूहे, इनके जो बच्चे पैदा होंगे चूहों के, उनकी जीभ कटी आएगी या नहीं, मैं इसे देखूंगा। तो जब चूहे पैदा हुए अगले, उन जीभ कटी हुई चूहों के बच्चे पैदा हुए तो उन चूहों की भी जीभ पूरी आई, एकदम अच्छी तरह से आई। तब बीजमैन ने ये समझा कि भैया यदि हम किसी के शरीर को संक्रमित कर दें, यदि हम किसी के शरीर को काट पीट दें तो उसकी जो संतान पैदा होगी वो कटी पिटी पैदा नहीं होगी। मतलब ये है कि पशुओं के या मनुष्यों के शरीर को यदि हम संक्रमित कर दें, हाथ पैर तोड़ दें या कुछ कर दें, तो उनकी संतान टूटी फटी नहीं आएगी, उनकी संतान बिल्कुल सही आएगी। यानी कि मनुष्य के या पशुओं के शरीर के संक्रमित हो जाने से, मनुष्य या पशुओं के शरीर के खंडित हो जाने से उनकी संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पैदा होने वाली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात यहाँ शरीर की जा रही है, ठीक है, किसकी, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं ना, उससे मनुष्य के बच्चों पर या पशुओं के बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह कुल मिलाकर बीजमैन ने ये बात समझी कि यदि हम किसी के शरीर को काट पीट दें तो उसकी संतान भी कटी पिटी पैदा होगी, ये संभव नहीं है, ठीक है, यहाँ यही बात हुई। तो इन्होंने क्या किया था, हम एक बार और यहाँ पढ़ के दिखा देते हैं। आप जान गए पशु मनोविज्ञान क्या है, पशुओं का इसमें अध्ययन किया था, इनके व्यवहार का, पशु और मनुष्य के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन इसमें होता है, ये आपने जान लिया। बीजमैन ने क्या किया था, बीजमैन ने कई पीढ़ियों तक चूहों की दुम काट कर देखा, उनके बच्चे दुम सहित पैदा ही होते हैं। कई बार काट के देखा लेकिन फिर भी उनके बच्चे कैसे होते हैं, दुम सहित पैदा होते हैं। इससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि हमारे शारीरिक परिवर्तन बच्चों में संक्रमित नहीं होते हैं। इसी प्रकार किसी पशु के मस्तिष्क के किसी भाग को निकालकर उसके प्रवाह का प्रक्षेपण करना आदि अनेक प्रयोग हैं जो मनुष्यों पर संभव नहीं है, ठीक है। इस प्रकार यह मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। ओके, तो आपने देखा पशु मनोविज्ञान। अब आता है किशोर मनोविज्ञान। इस विज्ञान को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किशोरावस्था कैसी अवस्था है, आंधी तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था में, किशोर मनोविज्ञान में हम लोग 12 से लेकर 18 वर्ष के अवस्था वाले किशोरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये जो अवस्था होती है व्यक्ति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। व्यक्ति का विकास किशोर अवस्था पर डिपेंड करता है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति में शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक हर तरह का विकास होता है, क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। इसमें ऐसी स्थिति भी आती है मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं, क्या मैं माँ बाप से विद्रोह कर लूं, क्या मैं अपनी प्रवृत्ति को चेंज कर लूं, मैं घर से छोड़कर भाग जाऊं क्या। तो ये अवस्था जो है ना, ये कैसी है, आंधी तूफान की अवस्था है। इसमें प्रवृत्तियाँ चेंज होती हैं, इसमें अनुशासनहीनता भी पैदा हो जाती है, इसमें काम वासना भी आती है, इसमें द्रोह भी होता है, विद्रोह भी होता है, ठीक है। ये इसलिए इस वाली अवस्था को समझने के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। जब एक टीचर इस वाली अवस्था को समझ जाता है, बच्चे की इस अवस्था को समझता है, टीचर या घर का व्यक्ति या फिर समाज का व्यक्ति समझता है, तो फिर बच्चे को इस प्रकार की परेशानी में वो पढ़ने नहीं देता, फिर बच्चे को कंफ्यूज नहीं होने देता, वो बच्चे को एक नई राह और सही राह दिखाता है, ठीक है। इसलिए किशोर मनोविज्ञान को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। किशोर मनोविज्ञान में इन प्रवृत्तियों तथा किशोरों की मनोदैहिक आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है। किशोर की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास की जानकारी इसी शाखा के अंतर्गत प्राप्त होती है। नाम से आप समझ गए, बाकी हमने आपको समझा दिया, आप समझ जाना, ठीक है। आगे देखिए, छठवां आता है वैयक्तिक मनोविज्ञान यानी इंडिविजुअल साइकोलॉजी। वैयक्तिक से आप समझ रहे हो, इंडिविजुअल से आप समझ रहे हो कि इसमें केवल एक व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है। इंडिविजुअल यानी कि सिर्फ एक का, समाज का नहीं, सिर्फ एक का, ठीक है। तो इंडिविजुअल में जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाए, उसकी सामाजिक स्थिति, उसका सामाजिक व्यवहार कैसा है, संवेगात्मक व्यवहार कैसा है, शारीरिक व्यवहार कैसा है, बौद्धिक विकास कैसा है उसका, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और उसकी अपनी आवश्यकताएं, विशेषताएं, विलक्षणता अलग होती हैं। आप जानते हो कि समाज में एक नहीं अनेकों व्यक्ति होते हैं और हर कोई अपनी सोचने समझने की क्षमता अलग रखता है, हर एक का शारीरिक बनावट अलग है, हर एक का बोलने का तरीका अलग है।
तो यहाँ वैयक्तिक मनोविज्ञान में विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों यानी अलग अलग व्यक्तियों के जो आवश्यकताएं, जो विशेषताएं, जो विलक्षणताएं, उनका अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ प्रत्येक छात्र की जो आवश्यकताएं, दुर्बलताएं, उपलब्धियां, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह है वैयक्तिक मनोविज्ञान। वैयक्तिक समझना इंडिविजुअल, किसी एक बंदे का। ठीक है, क्योंकि सब अपने अपने विलक्षण प्रतिभाओं को संजय हुए रहते हैं, तो उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक मनोविज्ञान। अब यहाँ व्यक्तिक था यानी कि सिर्फ एक का, लेकिन अब यहाँ समाज में अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति समाज में कैसा व्यवहार करता है उसका अध्ययन यहाँ किया जाता है। ठीक है, इसको पढ़ के देखिए। व्यक्ति एकांत में जिस प्रकार का व्यवहार करता है, समूह में वह उसी प्रकार व्यवहार नहीं करता। ठीक है, घर में जैसा रहेगा, अकेला जैसा रहेगा, वो सबके सामने थोड़ा ना ऐसा रहेगा। अकेला तो चाहे जैसे उल्टे सीधे फटे फटे कपड़े पहनकर भी लेटा होगा, लेकिन समाज में जाएगा तो बन ठन के जाएगा ताकि सब लोग उसे ही देखें। ऐसा होता है ना? हाँ जी, ऐसा ही होता है। चलिए आगे देखिए। व्यक्ति एकांत में जिस प्रकार का व्यवहार करता है, समूह में उसी प्रकार व्यवहार नहीं करता है। समाज का अपना एक अलग व्यवहार होता है। व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार उसके सामाजिक अथवा समूह के व्यवहार से भिन्न होता है। किसी भी समूह में जब वह होता है तो अनुकरण यानी कि नकल करके सीखना, अनुकरण, निर्देश, सहानुभूति तथा सामाजिक प्रवृत्तियाँ उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब देखिए समाज मनोविज्ञान का नेताओं, वक्ताओं, समाज सुधारकों, सेनापतियों आदि के लिए समाज मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत उपयोगी है। इनके लिए उपयोगी क्योंकि इनको ज्ञान देना वहाँ स्टेज पर खड़े होकर। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान इनके लिए बहुत उपयोगी है। होना तो सबको ही चाहिए, लेकिन इनके लिए बहुत उपयोगी क्योंकि इनको लोगों को बांध कर चलना है। समाज मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी होता है। समूह को वे अपनी आवश्यकता अनुसार जैसा चाहते हैं वैसा मोड़ देते हैं। विद्यालय भी एक समाज है। छात्र कक्षा में अलग व्यवहार करेगा, प्रार्थना सभा में अलग व्यवहार करेगा, पुस्तकालय में अलग व्यवहार करेगा, वाचनालय में अलग व्यवहार करेगा और सांस्कृतिक स्थलों में अलग व्यवहार करेगा। ठीक है, तो समूह जैसा व्यवहार करता है इन सब में। ओके, और क्या, अध्यापक को भी इस मनोविज्ञान के ज्ञान की बड़ी आवश्यकता होती है। तो देखो, आपको आई होप समझ आ ही गया होगा, नहीं आया तो स्क्रीनशॉट लेना और आराम से पढ़ लेना। ठीक है, आपको बिल्कुल कहीं कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया तरह आपको समझ आ जाएगा। आपने यदि अभी समझ लिया तो आप एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर बढ़िया तरह पास हो जाओगे, कोई री आपका नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपके एग्जाम से पहले सारी तैयारियां यहाँ पर करा दी जा रही हैं। जैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं, 2-3 बार पढ़ लेना अपने हिसाब से इसे, तो आपको समझ आ जाएगा। किताबी शब्दों को ही लिखो ऐसा आवश्यक नहीं है, अपने मन के अनुसार लिखना, बस इसकी हेडिंग याद रखना। ठीक है, इसकी जो हेडिंग्स है ना, ये याद रखना, ये जरूरी है। आप 10-15 में से 2-4 भी लिख दोगे तो भी बड़ा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आता प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। अच्छा, एक बात आपको बता दूँ, ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, ये साधारण मनोविज्ञान पर डिपेंड है, ये ध्यान रखना। किस पर? साधारण मनोविज्ञान, जो आपने स्टार्ट में पढ़ा था उस पर। क्यों? क्योंकि साधारण मनोविज्ञान है मूल मनोविज्ञान, और जो मूल मनोविज्ञान मूल व्यवहार का जो अध्ययन करे वो तो होता है साधारण मनोविज्ञान, लेकिन मूल व्यवहार को जो प्रैक्टिकली करके दिखा दे, मूल व्यवहार को जो एक्सपेरिमेंटली दिखा दे, उसे कहते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, याद रखना, सामान्य मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान एक दूसरे से पूरी तरह से मिले हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। पढ़ते हैं इसको। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान जिस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, सामान्य विज्ञान बोले तो वही साधारण मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान उन्हें प्रयोग की कसौटी पर कसता है। ठीक है, यहाँ प्रयोग होता है, वहाँ पर प्रतिपादन हुआ सिद्धांत का, लेकिन यहाँ प्रयोग हुआ। मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखने का श्रेय इसी शाखा को है। मनोविज्ञान को श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। ठीक है, इस मनोविज्ञान की अपनी प्रयोगशालाएं होती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, सीखना, स्मृति, चिंतन, तर्क, अवधान, प्रत्यक्षीकरण, विकास में आनुवांशिकता तथा वातावरण के अपेक्षित महत्व, बुद्धि मापन, उत्प्रेरणा आदि का प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में मानव और पशु दोनों पर प्रयोग किए जाते हैं तथा प्रयोग के लिए कृत्रिम एवं नियंत्रित वातावरण उत्पन्न करना होता है। तो आप समझ गए होंगे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, यहाँ जो सामान्य मनोविज्ञान ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में उसमें प्रैक्टिकल की कसौटी पर उसे कस दिया। ठीक है, प्रयोग की कसौटी पर कस दिया। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य हो या पशु हो, दोनों का अध्ययन किया जाता है और इनके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कृत्रिम और नियमित वातावरण का उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये क्या क्या हो जाता है ये बार बार
तो आपने ये समझ लिया प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ठीक है, ये आपने समझ लिया। चलो आगे चलते हैं, ये है आगे। अब यहाँ पर शारीरिक मनोविज्ञान, देखो इनका स्क्रीनशॉट आप लेते जाओ, यदि आपको लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, या फिर अभी हम आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हम स्टार्ट से बता देंगे दोबारा से इसको, ठीक है। और वैसे ऐसे लेना चाहो तो ले लीजिए। देखिए इसको देखिए, वहाँ आपने पीछे वाले पेज में कितने पढ़ लिए मनोविज्ञान, आपने पढ़ लिया 8। अब यहाँ 9 से लेकर 16 तक है। इजी हैं, टेंशन मत लो, टफ नहीं है, बहुत इजी हैं। बस इन हेडिंग को याद रखना, कौन कौन से मनोविज्ञान होता है। भैया जिसको देखो वही मनोविज्ञान बन गया। शुद्ध मनोविज्ञान बन गया, शारीरिक मनोविज्ञान बन गया, औद्योगिक बन गया, शिक्षा बन गया, राजनीति बन गया, वायुविद बन गया, न्यायिक बन गया, सब बन गए। क्या इसमें टफ है? कुछ भी टफ नहीं, ठीक है, पढ़ लेना बस। देखिए आप जानते हो शारीरिक मनोविज्ञान में शरीर का अध्ययन किया जाएगा, शारीरिक मनोविज्ञान में शरीर का अध्ययन किया जाएगा। शुद्ध मनोविज्ञान में सामान्य नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न व्यवहारिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति शुद्ध मनोविज्ञान प्रतिपादित सिद्धांतों का अपने अपने क्षेत्रों में करते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, या क्या इस मनोविज्ञान में नियमों एवं सिद्धांतों का क्या है, क्या और कहाँ अनुप्रयोग होगा, इसका अध्ययन किया जाता है। शुद्ध मनोविज्ञान में क्या किया जाता है कि नियमों एवं सिद्धांतों का क्या और कहाँ अनुप्रयोग होगा, इसका अध्ययन नहीं रखा जाता है, ठीक है। एक बार ये हेडिंग के साथ साथ आप ये पढ़ लेना। ये हमें ऐसा लग रहा है थोड़ा क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, ये पेज देखना, आपको क्लियर नज़र आ रहा हो तो। ये क्लियर, हमको थोड़ा क्लियर लग नहीं रहा है। चलिए देखिए एक बार इसको। आपने देखा शारीरिक मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। शारीरिक मनोविज्ञान में आपने देख लिया कि शरीर का अध्ययन किया जाता है। और शरीर में क्या क्या होता है, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, सब चीज़ होती है ना। लेकिन इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। इस मनोविज्ञान के अंतर्गत नाड़ी मंडल, मांसपेशियाँ, ज्ञानेंद्रियों, ग्रंथियों आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आपके अंदर ही टेंशन मत लेना, ठीक है। इसमें उन्हीं शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव मानसिक क्रियाओं पर पड़ता है, ठीक है। शारीरिक मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव मानसिक क्रियाओं पर पड़ता है, ठीक है। शारीरिक मनोविज्ञान में मांसपेशियों, ज्ञानेंद्रियों, ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, शुद्ध मनोविज्ञान अभी आपने आपको बता ही दिया है। इसमें क्या होता है, मनोविज्ञान में सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न व्यवहारिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति शुद्ध मनोविज्ञान में प्रतिपादित सिद्धांतों का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में करते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। आगे देखिए 11वां देखिए, चिकित्सात्मक मनोविज्ञान। आप समझ रहे होंगे ये क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है। इसमें क्या है, इसमें ऐसे लोगों को देखा जाता है जो रोग से पीड़ित है। जो लोग रोग से पीड़ित हैं उन लोगों का यहाँ पर, उनके व्यवहारों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चाहे वो विक्षिप्त व्यक्ति हो, चाहे वो असाधारण हो, चाहे स्नायु रोगी हो, कोई भी हो। ऐसे व्यक्ति जो वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। भैया कोई व्यक्ति रोगी है, उसके सामने आप कहो कि भैया हंस जा, खुश हो जा, कैसे हंसे, वो परेशान है, वो तुम्हारे साथ या वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति पागल है, उससे आप कहो कि तू बढ़िया तरह काम कर, कैसे कर लेगा, वो आपसे सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो चिकित्सात्मक मनोविज्ञान में कैसे व्यक्तियों को लेते हैं, ऐसे लोगों को लेते हैं जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, ठीक है, जो वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे लोगों को लिया जाता है जो विक्षिप्त हैं, पागल हैं, असाधारण हैं, ऐसे लोगों को, ठीक है, उनके व्यवहार का यहाँ अध्ययन किया जाता है। ऐसे लोगों को यह लिया जाता है जिनका रोग का कारण शरीर से रिलेटेड ही नहीं, मन से रिलेटेड होता है, जो दिमाग से पागल हैं, जो किसी तरह से परेशान हैं। तो चिकित्सात्मक मनोविज्ञान में किसको लेते हैं, चिकित्सात्मक मनोविज्ञान में ऐसे लोगों को लेते हैं जो असाधारण हैं, जो विक्षिप्त हैं, किसी रोग से पीड़ित हैं, मन उनका सही नहीं है, मन से परेशान है, ऐसे लोगों को, ठीक है, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब देखिए औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योग से आप समझ रहे होंगे क्या, उद्योग का अध्ययन किया था। उद्योग बोले तो कि उद्योग क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, उद्योग क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, बोले तो ऐसे व्यक्ति जो ये जानना चाहते हैं कि एक उपभोक्ता को कैसी चीज़ पसंद है, उपभोक्ता किस प्रकार की वस्तु पसंद करता है, और हमें अपनी वस्तु का प्रचार प्रसार करने के लिए किस प्रकार से विज्ञापन बनाना चाहिए, और हमें कर्मचारियों को उत्पादन करने के लिए कैसे प्रेरित करना चाहिए। तो उद्योग मनोविज्ञान में इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यह पूरा शुरू से यहाँ तक पढ़ लेना, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। उद्योग मनोविज्ञान बहुत आप समझ ही गए होंगे कि इसमें उपभोक्ता के बारे में देखा जाता है, उपभोक्ता कैसी वस्तु चाहता है, कैसा और क्या क्या देखा जाता है। इसमें कैसे प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन जारी करना चाहिए,
उत्पादन के लिए कैसे कर्मचारियों को प्रेरित करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मनोविज्ञान में आती हैं, औद्योगिक मनोविज्ञान में, ठीक है। और उद्योग बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, क्या इसकी समस्या का समाधान है, ये सब देखा जाता है। 13वां देखिए शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए। मनोविज्ञान का प्रयोग बहुलता से होने के कारण अब शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की एक शाखा के स्थान पर एक स्वतंत्र विषय मान लिया गया है। पहले शिक्षा मनोविज्ञान हुआ करता था, लेकिन इसको मनोविज्ञान में ही रखा जाता था। लेकिन अब शिक्षा मनोविज्ञान चूंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है, इसलिए इसको एक स्वतंत्र विषय मान लिया गया है। इसके अंतर्गत हम बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। लेकिन बालक के व्यवहार का कैसा अध्ययन करते हैं, जो शैक्षिक क्रियाओं से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान है, इसलिए इसमें बालक के व्यवहार का तो अध्ययन करेंगे, लेकिन कैसा बालक होगा, वो जो शैक्षिक परिस्थितियों में है ऐसा बालक होगा, ठीक है। बालक के शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का अंतर्गत आता है। बच्चे के सीखने, तर्क करने, चिंतन करने आदि के नियमों का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में आपने समझ लिया कि जो बच्चा शिक्षा ले रहा है उसकी सारी क्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है, उसके व्यवहार का। देखिए राजनीतिक मनोविज्ञान। राजनीति तो आप देख के समझ के होंगे, आजकल राजनीति बहुत फैल रही है वैसे भी, कि जो राजनीति से रिलेटेड लोग हैं उनके व्यवहार का यहाँ अध्ययन किया जाता है। राजनीति से रिलेटेड जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, जो भी हैं या अधिकारी हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन एक साधारण व्यक्ति के साथ किया जाता है। यहाँ पर भी तुलना की जाती है, किसकी, यहाँ पर एक दूसरे का संबंध स्थापित किया जाता है। कौन किन किन का संबंध स्थापित किया जाता है, राजनेताओं का, अधिकारियों का और सामान्य व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ यहाँ संबंध स्थापित किया जाता है। इनके व्यवहारों के बीच संबंध देखा जाता है कि एक व्यक्ति जब सामान्य रूप से अपने घर में होता है तो कैसे व्यवहार करता है, सामान्य व्यक्तियों के साथ होता है तो कैसे व्यवहार करता है, अधिकारी बनता तो कैसे व्यवहार करता है, राजनीति के क्षेत्र में आता तो कैसा व्यवहार करता है, ठीक है। तो यहाँ ये सारी चीज़ देखी जाती हैं, ओके। अब देखिए वायुविद मनोविज्ञान, यानी कि एरोस्पेस साइकोलॉजी। एरोस्पेस साइकोलॉजी बोले तो जो स्पेस में रह रहे हैं, जो अंतरिक्ष में लोग रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण पूरा ही पृथ्वी से भिन्न है, तो वहाँ पर रहकर व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, वहाँ का मौसम भिन्न है, पर्यावरण भिन्न है, सब चीज़ भिन्न है। तो वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न है, तो यहाँ पर एरोस्पेस साइकोलॉजी में उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। न्यायिक मनोविज्ञान। अब न्यायिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञान का बड़ा महत्व है। न्यायिक मनोविज्ञान बोले तो जब पुलिस वाले किसी को पकड़ के ले गए, अब चोर को पकड़ के ले गए, पुलिस वालों ने देखा कि इसने चोरी करी है तो पकड़ के ले गए, अपने जेल में डाल दिया। अब क्या हुआ, वो चोर जो है वो स्वीकार नहीं कर रहा कि उसने चोरी की है। तभी साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता और कहा जाता भैया इससे पूछो कि इसने चोरी किया नहीं किया, इसको एक बार देखकर आप बताओ। तो जो न्यायिक मनोविज्ञान जो होता है ना, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो देखते हैं उसको, ऐसे ऐसे बात उससे कहेंगे कि चोर अपने आप ही सही सही बात उसके सामने रख देगा। तो न्यायिक मनोविज्ञान में अनेक प्रकार के लोग जो बातें छुपाते हैं उनका अध्ययन, उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। न्यायिक मनोविज्ञान ऐसा मनोविज्ञान है कि जो ये भी प्रमाणित कर देता है कि किस पर मुकदमा चलाया जाए और किस पर मुकदमा चलाया न जाए। जो न्यायिक मनोविज्ञान है ये भी प्रमाणित कर देता है कि कौन वास्तव में चोर है, कौन वास्तव में गलत है और कौन वास्तव में सही है, कौन वास्तव में झूठ बोला, कौन वास्तव में सही बोल रहा है। इसलिए तो न्यायिक क्षेत्रों में, न्यायालयों में इसका विशेष महत्व माना जाता है न्यायिक मनोविज्ञान का, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, हमने शॉर्ट में आपको ये बता ही दिया है, ये तो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इस तरह आपने ये पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, घबराइए मत, परेशान मत होइए। अब जब सिलेबस ख़त्म करेंगे तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, जिससे आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना और आप आराम से कर ले जाओ। हमने इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, वैसे तो यहाँ भी इजी है, लेकिन हमने सोचा है कि आपको और इजी वे में आपको समझाऊँ, ठीक है। तो जितने भी मनोविज्ञान के भी क्षेत्र आपने पढ़े हैं उनमें से 15-20 में से आप 10 भी कर दोगे, वो भी आपको बढ़िया रहेगा, ठीक है। लिख देना साधारण मनोविज्ञान, असाधारण मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, ऐसे लिख देना, शुद्ध मनोविज्ञान, है ना, वायु मनोविज्ञान, इस सारी चीज़ें लिख देना, बड़े आराम से लिख ले जाओगे, ठीक है। हेडिंग ज़्यादा देखते हैं वो लोग, अंदर क्या लिखा है वो ज़्यादा नहीं देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सारांशतः मनोविज्ञान के क्षेत्र की दृष्टि से प्राणी भेद, कार्य क्षेत्र, मनोविज्ञान की प्रकृति, आयु, मानव आदि सभी दृष्टियों से मनोविज्ञान क्षेत्र से प्राणी जगत का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं बचता। जहाँ प्राणी है वही मनोविज्ञान है, ठीक है। तो योगज्ञान का ये प्रश्न जो पूछा गया था, मनोविज्ञान क्या है। अब आगे देखिए, दूसरा प्रश्न इसमें ये था, शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है, इस कथन की विवेचना कीजिए, ये था, ठीक है।
तो आप देख लीजिए शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध क्या है। देखो इसको समझाने की बहुत आवश्यकता नहीं है, इसको तो आप पढ़ लोगे तो भी आराम से समझ जाओगे। शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है, ये सब अच्छी तरह से जानते ही हैं, ठीक है। देखिए और इसमें क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि और उसके व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। ओके, मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार के कारक, प्रेरक, नियंत्रित तत्वों के अध्ययन का विज्ञान है। इन दोनों का संबंध मानव के व्यवहार से, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध किससे, मानव के व्यवहार से है। शिक्षा मनुष्य में वांछित परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, जबकि मनोविज्ञान यह बताता है कि परिवर्तन कब और कितना और कैसे किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा क्या बताती है, शिक्षा मनुष्य में वांछित परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, जबकि मनोविज्ञान ये बताता है कि परिवर्तन कब, कितना और कैसे किया जाए। ठीक है, ये है। BN झा ने इसे अपनी भाषा में बताया। ये आप देख लीजिए क्या क्या बताया इन्होंने। इस वाले पेज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लो, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई बात हमें नहीं नज़र आ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बड़ी बढ़िया तरह समझ आ जाएगा ये, और नहीं समझ आए तो आप बता देना। ठीक है, आपके पेपरों से पहले ये सारी चीज़ लेकर आई जा रही है, जिससे आपका री ना आए। इस बार B.Ed में आया था ना कुछ बच्चों का, लेकिन अब आपका री ना आए, इसलिए आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। और याद रखना कि आपके जो पेपर होंगे वो थियोरेटिकल होंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, वो थियोरेटिकल होंगे, इसलिए थ्योरी को पूरा अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या क्या है इसमें कहा है। शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध, यहाँ संबंध बताया। BN झा ने अपनी भाषा में बता दिया कि शिक्षा जो कुछ करती है, जिस प्रकार किया जाता है, उसके लिए मनोविज्ञान खोजों पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, ये सब आप पढ़ लोगे। मनोविज्ञान का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, तो ये 2-3 उद्देश्य हैं, उसे पढ़ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि ऐसे पढ़ाने में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, ये आपने ले लिया होगा। आगे देखते हैं, एक ये पेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लीजिए। आपने देखा था वहाँ कि मनोविज्ञान का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, और यहाँ पर आप देखोगे शिक्षा का मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव है। दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने ये जो पेन से निशान जो लगा दिया है, येलो जो कर दिया, इसको ज़रूर पढ़ लेना, ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, इसको ज़रूर पढ़ लेना आप। देखिए बस आपको सही से नज़र आ ही रहा होगा, नहीं तो ऐसे करके एक बार ऐसे करके ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ले लीजिए, ये ले लिया होगा ना। चलो आगे देखो, रायबर्न के अनुसार है यहाँ, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वीडियो जल्दी लग रही हो तो इसे धीमे कर लेना, और धीरे लग रही हो तो जल्दी कर लेना, बस समझना आप। ठीक है, तो इस तरह आप इस प्रश्न का उत्तर आराम से कर ले जाओगे। ओके, और ये है इसमें, क्योंकि इसे पढ़ के सुनाओ तो बहुत टाइम लग जाता है, वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये सब करने के बाद इसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। जब आप ये पूरा पढ़ लोगे ना, तो आप ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनका उत्तर तो आप अपने आप देते चले जाओगे, इनका उत्तर आप अपने आप दे दोगे। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, देखिए मनोविज्ञान को माना गया है, तो आप जानते हो कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया है, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन आज के समय में देखोगे तो व्यवहार का विज्ञान है, लेकिन माना मनोविज्ञान को पहले मन का विज्ञान गया था। दोनों में से कोई आए तो व्यवहार का विज्ञान ज़्यादा उचित हमें लगता है। आंसर यहाँ ए दे रखा है। ठीक है, देख लीजिएगा क्या है। वैसे तो शब्द से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान ही कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप व्यवहार का विज्ञान भी लिख सकते हो और मन का विज्ञान भी लिख सकते हो। वैसे जब ये प्रश्न आ भी गया ना, तो वैसे तो आएगा नहीं, क्योंकि थियोरेटिकल जो पेपर हो रहा है उसमें टोटल 10 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्नों में से 4 आपको करने होंगे, ये होगा, तो सब बड़े बड़े होंगे, बहुविकल्पीय नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप बहुविकल्पीय देख लीजिए। यदि बहुविकल्पीय आए भी और ये पूछा गया मनोविज्ञान को माना गया है, तो इन दोनों में से केवल एक ही ऑप्शन होगा, यहाँ दोनों नहीं होंगे। ठीक है ठीक है, चलें। और दूसरा देखिए, मनोविज्ञान संबंधित वातावरण में व्यक्ति की क्रियाओं का विकास है, ये किसने कहा, ये कहा था वुडवर्थ ने। ठीक है, वुडवर्थ ने। तीसरा देखिए, प्लेटो व अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। किसका, आत्मा का विज्ञान माना है। आगे देखिए, मनोविज्ञान चेतना, व्यवहार और व्यवहार के अचेतन निर्धारकों का विज्ञान है, ये कहा था ब्रीजेज ने। किसने, ब्रीजेज ने। पांचवा, मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसके साथ साथ पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन
किया जाता है, ठीक है। छठवां देखिए, मनोविज्ञान के अंग्रेजी रूपांतरण साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये यूनानी से हुई है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के कितने शब्दों से हुई है? तो 2 से हुई है। आपको पता ना, साइको प्लस लॉजी, आत्मा और उसका विचार विमर्श करना, ठीक है। तो 2 से हुई है। 8वां देखिए, साइकी शब्द का अभिप्राय है आत्मा। लोगस का अर्थ है विज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, वाटसन ने कहा था। 16वीं सदी में मनोविज्ञान कैसा शास्त्र था? दर्शन के अंतर्गत आता था। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था। फिर इसे अलग किया गया था ना बाद में। प्लेटो और अरस्तु और डेकार्ट ने, यूनानी दार्शनिक थे ये, इन्होंने मनोविज्ञान को क्या मानते थे? आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को जाना जाने लगा मन के विज्ञान के नाम से। 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स और डब्ल्यू और बुंट ने क्या कहा था? जेम्स सोली ने क्या कहा था इस विज्ञान को? चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं सदी में। 15वां देखिए, शिक्षा का मनोविज्ञानिक कारण किसने दिया था? तो शिक्षा का मनोविज्ञानिक कारण फ्रॉवेल ने दिया था, फ्रावेल ने। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा? मॉर्गन ने कहा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। देखो ये कथा आपने 2-3 बार पढ़ ली है, ठीक है, हमने आपको बताई दिया। तो किसने कहा था? वुडवर्थ ने, कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्याग दिया, फिर मन को त्याग दिया, फिर चेतना को त्याग दिया, और अब वो व्यवहार की विधि को स्वीकार किए हुए हैं। किसने कहा? वुडवर्थ ने, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये जो प्रश्नोत्तर थे ये आपके पूरे हो गए। जो हम आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहे थे, वो आपकी फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आज आपका पूरा हो गया। फर्स्ट टॉपिक का जो फर्स्ट पॉइंट है वो अभी पूरा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, हम ऐसी आशा करेंगे आपको ये समझ आया होगा। नहीं आया हो तो आप दोबारा से इसे एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आपको कोई किताब वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ईजी वे में हमने आपको समझाया है, आगे पढ़ लेना ठीक है। और क्या है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। हम लोग इसी तरह से आपके एमएड का पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे, ओके। यहाँ आपने देख लिया पाठ्यक्रम ये है आपका, यूनिट फर्स्ट चल रही है, पेपर 101 की। कौन सा पेपर आपका? MD 101, ठीक है। पहले जब आप बीएड में थे तब BD 101 लिखते थे, अब एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो MD 101 पेपर आपका ये, ठीक है। साइकोलॉजी एंड इट्स नेचर हमने आपको पढ़ा है, ये पहला पॉइंट ऑप्शन है, पहला ये पॉइंट है। साइकोलॉजी की मीनिंग, नेचर, साइकोलॉजी क्या है, कैसा है, प्रकृति क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, योगदान क्या रहा है एजुकेशन में, ये सब हमने आज देख लिया, ठीक है। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, टेंशन बिल्कुल लेना मत, बस इतना पढ़ लेना, ध्यान रखना। कल हम देखेंगे इसके सेकंड पॉइंट को, जो B पॉइंट है उसे हम कल यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं अब। और कोई बात हो, कुछ कहना हो, सुनना हो, कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।